नमस्कार दोस्तों, मैं छवि द्रोण आईसीएस में आपका स्वागत करती हूँ। आज दिन है बुधवार और बुधवार को हम करते हैं शाम 7:30 बजे से ज्योग्राफी क्विज। तो क्विज टाइम शुरू होता है। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आई बटन, वहाँ जाइए और आप हमारी सारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यापारिक पवनों के संदर्भ में सत्य नहीं है? ये प्रवाहित होती हैं अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम या शांत कटिबंध की ओर। दक्षिणी गोलार्ध में ये दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का रूप लेती हैं। इनकी दिशा और शक्ति नियत रहती है। इनके द्वारा कभी कभी गहन वातगर्तों का निर्माण होता है। तो आपको सत्य नहीं अर्थात गलत कथन बताना है, यानी 3 सही हैं और 1 गलत है। तो गलत कौन सा होगा आपको ये बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए। ये प्रवाहित होती हैं अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम या शांत कटिबंध की ओर, ये सही है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे जो हमारी इक्वेटर है या 0 डिग्री जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा पर हमेशा लो प्रेशर बेल्ट बनती है। यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, इसलिए यहाँ पर हमेशा जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ कौन सा प्रेशर बनता है? लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर है। लो प्रेशर होने की वजह से यहाँ इसे हम क्या कहते हैं? शांत क्षेत्र, शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कहते हैं। और 30 डिग्री के आसपास ये वायु जो यहाँ से उठती है ऊपर जाती है उसका अवतलन होता है। तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट बनती है जिसे हम कहते हैं, दोनों गोलार्ध में बनती है, जिसे हम कहते हैं अश्व अक्षांश। क्या कहते हैं? अश्व अक्षांश कहते हैं। यहाँ दरअसल जब यूरोपीय या पश्चिमी देश भारत के साथ या ईस्ट एशिया के साथ व्यापार करते थे, तो वो लोग जब यहाँ आते थे हाई प्रेशर बेल्ट पे अपने जहाज़ों के साथ, तो जहाज उनके नहीं चल पाते थे, वो आगे नहीं बढ़ते थे, वो डूबने लगते थे, सिंक करने लगते थे यहाँ हाई प्रेशर होने की वजह से। अब यहाँ हाई प्रेशर नहीं है ऊपर, वो यहाँ आए, हाई प्रेशर उन्हें मिल गया तो उनके जहाज दब जाते थे। तब क्या होता था, वो अपने घोड़े इसमें फेंक देते थे। उन्हें लगता था ये जगह भगवान ने कुछ ऐसी बनाई है, ईश्वर ने कुछ बनाया है कि यहाँ पे हमें बलि देनी पड़ती है घोड़ों की। उसी से इसका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। खैर आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो अब जान गए हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विकल्प की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों का रूप लेती हैं। दरअसल इसमें ये सही होता कथन अगर यहाँ पर दाईं ओर के बजाय बाईं ओर होता, और हमें असत्य कथन ही देखना है तो हमारा यही सही हो जाएगा। बाकी अगले देख लेते हैं। इनकी दिशा और शक्ति नियत रहती है, सही है, और गहन वातगर्तों का भी निर्माण करती है। कभी कभी बिल्कुल मानसून में खास तौर से इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, तो ये एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय कम है, समय का भी ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दक्षिणी गोलार्ध के प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन विशेष रूप से सत्य है? इनमें हवा की गति वृत्ताकार होती है, केंद्र से बाहर वायुदाब बढ़ते क्रम में होता है, इनका निर्माण अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर होता है, इसमें हवा की गति वामावर्त या घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। बात किसकी हो रही है? प्रति चक्रवात की। इसमें हवा की गति वृत्ताकार होती है। हाँ, चक्रवात या प्रति चक्रवात ठीक है, लगभग सही है। केंद्र से बाहर वायुदाब बढ़ते क्रम में होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र में जो वायुदाब है वो सर्वाधिक होता है और उसके बाद जो वायुदाब है वो क्रमशः घटता चला जाता है। इनका निर्माण अधिकतर महाद्वीपों के ऊपर होता है। बात दक्षिणी गोलार्ध की हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में आमतौर पे महाद्वीपों का अभाव है, और जो हमारे ये प्रति चक्रवात बनते हैं 60 डिग्री के आसपास, वहाँ तो बिल्कुल भी महाद्वीप नहीं है, तो ये बात नहीं है। इसमें हवा की गति वामावर्त या घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, तो विशेष रूप से सत्य है। हाँ, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उष्ण पवन का उदाहरण है। उष्ण पवन का स्थानीय पवनों की बात हो रही है।
ये जो हमारी आज की क्विज है ये चक्रवात और पवनों को ही लेकर के चल रही है। तो आज हम चक्रवात और स्थानीय पवनों को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कौन सी पवन उष्ण पवन का उदाहरण है। मिस्ट्रल, पेम्पेरो, बुरान या जोंडा। तो सही विकल्प होगा जोंडा। जोंडा अर्जेंटीना की पवन है। मिस्ट्रल कहाँ की है? फ्रांस और स्पेन। पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में, और बुरान साइबेरिया में। ये सभी ठंडी पवनें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से किसका क्रम गलत है? देखिए फिर से स्थानीय पवनों से प्रश्न आया है। चिनूक, कनाडा, शीत ऋतु, गर्म। चिनूक पवन जो है कनाडा में चलती है, शीत ऋतु में चलती है, गर्म है। क्या ये सही है या इसमें कुछ गलत है, ये आपको देखना है। खामसिन, मिश्र, बसंत ऋतु, उष्ण। खामसिन एक पवन है जो मिस्र में चलती है, वसंत ऋतु में चलती है और उष्ण पवन है। क्या ये सही है? सिराको सहारा में चलती है, वसंत ऋतु में चलती है और उष्ण पवन है। क्या ये सही है? मिस्ट्रल रोन घाटी में चलती है, ग्रीष्म ऋतु में चलती है और शीतल पवन है। क्या ये सही है? तो चलिए देखते हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही आंसर होगा विकल्प डी। जो मिस्ट्रल है वो सही है, रोन घाटी में चलती है, वो शीतल पवन है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गलत होगा, ये नहीं होगा, ये हमारी ठंड में चलने वाली पवन है। तो यह इसका विकल्प गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। फॉन की बात हो रही है, यहाँ पर भी एक स्थानीय पवन है फॉन। बड़ी चर्चित पवन है ये। यह गर्म है, यह आर्द्र है, उत्तरी आल्प्स घाटी सामान्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र है, यह शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली पवन है। तो आपको इसका सही क्रम बताना है, यानी कि ये जितने भी कूट हैं इनमें से कुछ कथन सत्य हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, तो आपको केवल सत्य को देखना है। तो चलिए देखते हैं। यह एक गर्म पवन है, फॉन एक गर्म पवन है, ये सही है। चलिए ठीक हो गया। यह आर्द्र है, रुको ज़रा, क्या ये आर्द्र पवन है? नहीं, ये आर्द्र पवन नहीं है। उत्तरी आल्प्स घाटी सामान्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र है, ये सही बात है। उत्तरी आल्प्स घाटी सामान्यतः इसका प्रवाह क्षेत्र है। ये आल्प्स से प्रभावित होती है और स्विट्ज़रलैंड और ये इसका एरिया है, वहाँ ये प्रभावित होती है। ये आल्प्स से प्रभावित होती है और दक्षिण से आती है, क्योंकि आल्प्स से ऊपर से आती है, तो इसे कहीं पे भी रास्ते में समुद्र या वाटर बॉडी नहीं मिलती, इसलिए आर्द्र नहीं हो सकती। वैसे भी ये दोनों कथन सेकंड और थर्ड एक साथ सही नहीं हो सकते, तो हम यहाँ पर अगर कॉमन सेंस भी लगाते हैं तो भी हमारा जो द्वितीय कथन है गलत हो जाएगा। यह शीत ऋतु में प्रवाहित होने वाली पवन है, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। चलिए तो इसका देखते हैं क्या सही विकल्प होगा। ऐसा कौन सा है जिसमें ये तीनों कूट हैं? ऐसा है हमारे पास ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पवन की गति का कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति, दाब प्रवणता, फेरल का नियम या सूर्य ताप। ये तो हमने एकदम शुरुआती पहले या दूसरे प्रश्न में ही देखा था। जो हमारी पवन है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो दाब प्रवणता सबसे महत्वपूर्ण कारण है, इसलिए सही आंसर होगा दाब प्रवणता। बाकी कारण एकदम नहीं है, ऐसा नहीं है, बाकी कारण है, लेकिन वो सामान्यतः उतने महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तिरछी किरणों की अपेक्षा लंबवत किरणें अधिक ताप प्रदान करती हैं। हाँ सही। अतः ग्रीष्मकाल में उत्तरी ढलानों की तुलना में दक्षिण ढाल अधिक गर्म होगी। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, सभी स्थानों पर या किसी भी स्थान पर नहीं। चलिए देखते हैं, आप बताइए, आप कमेंट कीजिए। चलिए ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। अब बात चल रही है ग्रीष्मकाल की। ग्रीष्मकाल अगर है तो हम मान लेते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें, दरअसल ग्रीष्मकाल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम मान लेते हैं कि हमारा जो सन है वो यहाँ विषुवत रेखा पर है, और इससे विषुवत रेखा के हिसाब से हम देख लेते हैं तो क्या होगा, जो इसकी लंबवत किरणें पड़ेंगी वो यहाँ पर
ज़्यादा लंबवत होंगी, ज़्यादा सीधी होंगी बनिस्बत पोल की, और यही दक्षिण में भी होगा। ठीक है, लेकिन जब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ, जितना ज़्यादा उत्तर की तरफ जाएंगे उतनी ज़्यादा जो किरणों की तिरछापन है वो बढ़ता चला जाएगा, और उनका मतलब जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा किरण का, कि वो एक एक किरण ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, यानी उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, तो वो कम गर्म करेगी। ठीक है, यहाँ और जबकि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल दक्षिण में ऐसा होगा, किरणें एकदम तिरछी हो जाएंगी। तो यहाँ ग्रीष्मकाल से कोई मतलब ही नहीं है, हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण ढाल अधिक गर्म होंगे। वैसे भी हम देख सकते हैं भारत में दक्षिण भारत ज़्यादा गर्म होता है, जबकि उत्तर भारत ठंडा रहता है। हिमालय का भी दक्षिणी हिस्सा गर्म रहता है, जबकि उत्तरी ढाल जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऐसे प्रश्न में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रीष्मकाल दे दिया या शीतकाल दे दिया, एकदम तय बात है। जब उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण ढाल अधिक गर्म होंगे और उत्तरी ढाल ठंडे होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ढाल अधिक ठंडे होंगे, उत्तरी ढाल अधिक गर्म होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न स्तंभों का मेल करें। यहाँ पर स्तंभों का मेल करना है। शीत कटिबंध 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, अश्व अक्षांश 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, उष्ण कटिबंध 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिण, गरजता चालीसा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण। चलिए बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा, मतलब आपको यहाँ पर विकल्प है, आपको ये सुमेल करना है इनका। तो चलिए मिलाते हैं, कमेंट कीजिए तब तक आप। चलिए देखते हैं। ए तो बिल्कुल सही है, ये तो हमने अभी पहले भी कहा है, पहले या दूसरे प्रश्न में ही कहा था, ये एकदम सही है। चलिए, तो ए का तो एक सही रहेगा। बी अश्व अक्षांश, हाँ अश्व अक्षांश 30 डिग्री और नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, यहाँ से नहीं होगा और होगा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो हमारी अक्षांश है वो उसे हम अश्व अक्षांश भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ हाई प्रेशर रहता है और इसलिए वहाँ घोड़ों को डाल दिया जाता था, बेचारों को मार दिया जाता था। तो ये भी सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंध, दरअसल 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, तो इसका ये सही होगा, यानी कि सी का 4। और गरजता चालीसा, दक्षिण भारत में लैंड मास यानी कि महाद्वीपों का अभाव है, इसलिए वहाँ पर पवन बहुत प्रचंड वेग के साथ चलती है, खास तौर से 40, 50, 60 डिग्री पर, जिन्हें हम गरजता चालीसा, चीखता 50 इत्यादि कहते हैं। तो ये हमारा इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल सही। ऐसा विकल्प जिसमें ये वाला सुमेल हो, पहले का 1, दूसरे का बी, तीसरे का 4 और डी का 3, ये हो जाएगा हमारा बी विकल्प सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल तापमान पर निर्भर करता है। तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, तापमान वृद्धि के साथ घटता है, तापमान वृद्धि के साथ या तो बढ़ता है या घटता है। जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है, आप जल्दी कमेंट कीजिए और हाँ लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़। चलिए, तापमान पर निर्भर करता है, तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर होगा। बिल्कुल सही बात है, तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है। दरअसल क्या है, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है, वायुमंडल की नमी को जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, आर्द्रता को जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए अगर तापमान में वृद्धि होगी तो वायु में उपस्थित जल की मात्रा बढ़ जाएगी। इसमें इवेपोरेशन भी होगा, यानी वाष्पीकरण भी होगा, वाष्पीकरण के कारण भी होगा, और वायु की जो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए उपस्थित जल की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। वायुमंडल के कुछ विशिष्ट भागों में ऊंचाई पर अत्यधिक तीव्र गति के साथ गतिशील पवन व्यवस्था कहलाती है। चक्रवात या प्रतिचक्रवात, जेट स्ट्रीम और सुनामी। चलिए कमेंट कीजिए, क्या सुनामी? सुनामी का तो पवन व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचते हैं 3 विकल्प, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और जेट स्ट्रीम।
चक्रवात और प्रतिचक्रवात दोनों पृथ्वी पर बनते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है विशिष्ट भागों में ऊंचाई पर। तो ऊंचाई शब्द है, जब ऊंचाई की बात आ जाती है तो चक्रवात या प्रतिचक्रवात नहीं हो सकती, दोनों जमीन पर बनते हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये पृथ्वी से ऊंचे नहीं होते, मतलब सतह से ऊपर नहीं बनते, सतह पर बनते हैं। तो चक्रवात और प्रतिचक्रवात नहीं हो सकता, दोनों गलत हो जाएंगे। अब सही हो जाएगा जेट स्ट्रीम। दरअसल हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जेट स्ट्रीम बनते हैं, जो पृथ्वी से कुछ किलोमीटर लगभग हमारा जो सौर मंडल सीमा है, सौर सीमा है, उसके आसपास हमें जेट स्ट्रीम मिलते हैं। ठीक है, यहाँ उसी की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। अरे वाह, आधे प्रश्न हो गए। चलिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टाइफून, चीन सागर, टॉर्नेडो, मध्य पश्चिमी अमेरिका, हरिकेन, वेस्ट इंडीज और विली विली कनाडा। यहाँ एक तरफ हमने चक्रवात के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनका एरिया है, कौन से एरिया में या कौन से क्षेत्र में कौन सा चक्रवात होता है उसका नाम आपको बताना है। क्या ये सही है या नहीं? आपको इसमें सुमेलित नहीं, यानी गलत, जो गलत तरीके से सुमेलित है उन्हें आपको बताना है। तो चलिए बताइए, देखते हैं क्या होगा। कमेंट कीजिए जल्दी। टाइफून चीन सागर में होता है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल ये सही है। टॉर्नेडो मध्य पश्चिमी अमेरिका में है, क्या ये सही है? ये भी सही है। हरिकेन वेस्ट इंडीज में आता है, हाँ ये सही है। और विली विली कनाडा, नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा विकल्प जिसमें हमें, क्योंकि गलत बताना है तो हमारा सही विकल्प होगा जिसमें कूट 4 हो, एकमात्र ऐसा विकल्प कौन सा है? डी। ठीक है, तो हमारा डी सही हो जाएगा। विली विली कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अभी तक आपके कितने प्रश्न सही हुए, इनकी गिनती भी है, इनकी काउंटिंग भी करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, प्रश्नों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्नों को करने से हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बार बार क्लियर होते रहते हैं। फैक्ट्स में जो हमारी मिस्टेक्स हैं वो वो सारी मिस्टेक्स ठीक हो जाती हैं, और जितनी भी गलतियां करनी है हमें यहीं कर लेनी है, एग्ज़ाम में गलती करना नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको सुमेलित नहीं है, फिर से सुमेलित नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ, जितने भी नकारात्मक प्रश्न हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारे माइंड में नहीं की कोई इमेज नहीं बनती, इसलिए नहीं को ध्यान रखना है। जब भी आपको नहीं दिखे तो आपको उसे अंडरलाइन कर लेना है या सर्कल कर लेना है। वैसे आजकल बोल्ड अक्षरों में लिखा आने लगा है, तब भी आपको ये ध्यान रखना है। पर्वत अवरोध के कारण आर्द्रता युक्त पवनों द्वारा वर्षा उच्चावच वर्षा होती है। वायु राशि की लंबवत गति से जनित वर्षा पर्वतीय वर्षा होती है। उष्ण या आर्द्र वायु राशि के कारण उष्ण या आर्द्र वायु राशि के शीतल वायु राशि से ऊपर उठ जाने के कारण चक्रवातीय वर्षा होती है। वह क्षेत्र जो आर्द्रता युक्त पवनों से पर्वतों की स्थिति के कारण कम प्रभावित होता है कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। तो बताइए, आपको गलत उत्तर बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत सम्मिलित है? चलिए देखते हैं। पर्वत अवरोध के कारण आर्द्रता युक्त पवन द्वारा वर्षा उच्चावच वर्षा कहलाती है, हाँ ये सही है। भारत के मानसराम और पश्चिमी घाट में इसी तरह की वर्षा होती है। दूसरे, वायु राशि की लंबवत गति से जनित वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है? नहीं, पर्वतीय वर्षा वायु राशि की लंबवत गति से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए बी विकल्प गलत होगा। हमें गलत ही बताना है तो ये गलत हो जाता है, लेकिन हम बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। उष्ण और आर्द्र वायु राशि के शीतल वायु राशि से ऊपर उठ जाने के कारण चक्रवातीय वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। जहाँ पर गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं और हमारी जो उष्ण वायु राशि होती है वो ऊपर उठ जाती है और उसके बाद चक्रवात का निर्माण होता है, ये सही है, और वर्षा होती है। वह क्षेत्र जो आर्द्रता युक्त पवनों से पर्वत की स्थिति के कारण कम प्रभावित होता है वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, हाँ ये भी सही है। भारत में विशेषकर पश्चिमी घाट, जो हमारा वेस्टर्न घाट है, उसके पूर्व का जो हिस्सा है वो वैसा ही वृष्टि छाया प्रदेश होता है। जहाँ वेस्टर्न घाट के पश्चिमी तरफ, यानी कि जो हमारा वेस्टर्न तट है, केरल कोंकण तट है,
यहाँ पर जो बारिश होती है 200-250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जबकि वहीं पर उसकी जो पूर्वी भाग है वहाँ पर बारिश केवल 60-65 सेंटीमीटर तक रह जाती है। इसका कारण है पर्वत के कारण वायु राशि ऊपर नहीं उठ पाती है और वो वहीं उसी से टकरा करके बारिश करती है, और जो उसकी जल राशि है जब वो समाप्त हो जाती है, जल उसमें समाप्त हो जाता है, वायु हल्की होकर ऊपर उठ के चली जाती है, वो आगे बारिश कम करती है। इसे वृष्टिछाया प्रदेश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाला निर्माण की आवश्यक दशाएं हैं स्वच्छ आकाश, शांत या कम गतिशील पवन, निम्न आपेक्षिक आर्द्रता, 0 डिग्री या इससे कम वायु तापमान। तो पाला निर्माण के लिए क्या क्या दशाएं ज़रूरी हैं आपको ये बताना है। इनमें से कौन कौन सी ज़रूरी हैं, कौन कौन सी नहीं ज़रूरी हैं, चलिए देखते हैं। स्वच्छ आकाश, हाँ, अगर पाला निर्माण होगा तो तब आकाश का स्वच्छ रहना ज़रूरी है। बादल अगर हैं तो पाले का निर्माण नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। शांत या कम गतिशील पवन है, बिल्कुल सही बात है। अगर पवन बहुत ज़्यादा होगी, तेज पवन होगी, तब भी पाले का निर्माण नहीं हो पाता है। निम्न आपेक्षिक आर्द्रता, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें आपेक्षिक आर्द्रता एकदम सैचुरेटेड चाहिए। अगर आपेक्षिक आर्द्रता अधिक नहीं होगी तो पाले का निर्माण नहीं होगा। दरअसल पाला निर्माण में होता क्या है, पृथ्वी पर जो आपका पानी है टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला जाता है। आपके जो आपका मॉइस्चर, वायुमंडल में जो मॉइस्चर है बहुत सारा, और टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चला गया है, तो यहाँ पर एक बर्फ़ सी जम जाती है। ये जो मॉइस्चर है वायुमंडल में, ये सारा नीचे बैठ जाता है, और यहाँ पर क्योंकि ये क्या हो गया, हाईली सैचुरेटेड हो गया, और तो यहाँ आपको पृथ्वी की सतह पर बर्फ़ जमी हुई दिखेगी, जिसे हम पाला कहते हैं। यहाँ कोई पानी नहीं है, कोई वाटर बॉडी पे बर्फ़ नहीं जम रही है, नदी नहीं जम रही है, झील नहीं जम रही है, बल्कि वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा ही बर्फ़ में बदल गई है। इसे ही पाला कहा जाता है। तो जो कूट 4 है वो भी सही होगा। 0 डिग्री या इससे कम वायु का तापमान होगा तभी ऐसी स्थिति बनेगी, और ऐसा विकल्प है विकल्प ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल स्वच्छ और अच्छे मौसम को सूचित नहीं करते? पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ, कपासी मध्य मेघ, कपासी वर्षा मेघ। अरे ये तो आप केवल, अगर आपको नहीं भी पता होगा तो भी आप विकल्प देखकर बता सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। बाकी किसी में भी वर्षा नहीं लिखा, वर्षा केवल एक ही विकल्प में है, तो यही होगा जो स्वच्छ और अच्छे मौसम को सूचित नहीं करता है। बहुत आसान सवाल था, आप इसे कर सकते हैं। बाकी पक्षाभ मेघ, कपासी मेघ या कपासी मध्य मेघ बारिश नहीं करते हैं, और ये आकाश हमारे स्वच्छ मौसम को दर्शाते हैं। जब ऐसे बादल हो सफ़ेद सफ़ेद से एकदम रूई जैसे, तब हम खुश होते हैं, अरे वाह मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो बड़ा अच्छा साफ साफ सा मौसम है। तो कपासी मेघ जब भी होता है, या कपासी मध्य, वही उसी का भाई ये भी है, तो कोई बारिश नहीं होती, और पक्षाभ मेघ भी ऐसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ वृहद झीलें निकटवर्ती धरातलीय क्षेत्र की जलवायु पर मध्यम या सामान्य प्रभाव डालती हैं। यह प्रभाव विकसित होता है, जल छिछला होता है, झील समुद्र तल से ऊपर स्थित होती है, बाहर की तरफ प्रवाहित होने वाला प्रचलित पवन शीत ऋतु में झील तल को पार करता है, झीलें आंतरिक प्रवाह प्रणालियों का मुहाना हो। तो ये बात चल रही है शीतोष्ण कटिबंध की। तो आप सही विकल्प बताइए, यह प्रभाव कब विकसित होता है? शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ वृहद झीलें निकटवर्ती धरातलीय क्षेत्र की जलवायु पर मध्यम या सामान्य प्रभाव डालती हैं। तो ये प्रभाव कब होगा? जल छिछला होता है, तो क्या इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? जल छिछला है या नहीं, इससे दरअसल प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो नहीं, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। झील समुद्र तल से ऊपर स्थित हो। झील समुद्र तल से ऊपर है या नीचे है, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर की तरफ प्रवाहित होने वाला प्रचलित पवन शीत ऋतु में झील तल को पार करता है।
देखिए, जब कोई पवन झील तल को, वाटर बॉडी को पार करेगा तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। झीलें आंतरिक प्रवाह प्रणालियों का मुहान हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। आपने आज अभी तक कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए, जब ध्रुवीय सागरों का जल जम जाता है तब लवण सतह पर परत के रूप में जमा हो जाता है। सतह के नीचे के जल जो जमने से अप्रभावित होता है में उपस्थित रहता है, तली में बैठ जाता है। इसका कुछ अंश जम जाता है तथा कुछ तली में बैठ जाता है। 4 विकल्प हैं, इनमें से एक सही है और बाकी 3 गलत हैं। तो आपको सही विकल्प बताना है। जल्दी कमेंट कीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करते रहिए। और वीडियो के आखिर में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए देखते हैं। सतह पर परत के रूप में जमा हो जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सतह के नीचे के जल में उपस्थित रहता है। बिल्कुल, लवण कहीं चला थोड़ी गया है, वो है तो वहीं। जब बर्फ़ जमता है, ये हमारी एक वाटर बॉडी है ऐसा मान लेते हैं, यहाँ इसमें पानी भरा हुआ है और इसका जब बर्फ़ जमेगा तो हमेशा ऊपर के हिस्से में जमता है, नीचे के हिस्से में बर्फ़ नहीं जमता, वहाँ पानी ऐसे के ऐसे ही रहता है। और जब बर्फ़ जमता है तो ये लवण छोड़ देता है, ठीक है। लवण इस पानी में नहीं जमते हैं, तो ये लवण कहाँ चला जाएगा, ये लवण इस पानी में मिल जाएगा और इस यहीं पर ये लवण रहेगा। तो सतह के नीचे के जल में रहता है, बाकी सब गलत हैं। यही हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कारकों में से समुद्री धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कॉरियोलिस बल, स्थानीय पवनें, तरंगें, महाद्वीपीय संरचना या आकार। हम सभी जानते हैं कि समुद्र में कुछ धाराएं चलती रहती हैं जिन्हें समुद्र की नदियां भी कहा जाता है। उनके बारे में बात हो रही है। वो समुद्र की नदियों को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं और कौन प्रभावित नहीं करता है। तो आपको बताना है कौन कौन प्रभावित करता है। क्या कॉरियोलिस बल प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। स्थानीय पवनों का प्रभाव होता है? हाँ, होता है, इनका भी प्रभाव होता है। महाद्वीपीय संरचना या आकार का तो बहुत प्रभाव होता है। तरंगे आमतौर पर इनका प्रभाव नहीं होता। तो ऐसा विकल्प जिसमें 3 है, ये तीनों विकल्प हैं 1 2 4, ऐसा विकल्प है डी। तो विकल्प हमारा सही होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र उष्ण व शीतल जलधाराओं के मिलन स्थान पर स्थित हैं। कारण, शीतल धाराओं में प्लैंकटन पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रेट तथा फास्फेट प्रचुर मात्रा में होता है। ऐसे क्षेत्र जल को प्रचुर मात्रा में हवा उपलब्ध कराते हैं। उष्ण जलधारा समुद्री जीवों को उपयुक्त तापमान उपलब्ध कराती है। तो चलिए बताइए, यहाँ पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र की बात हुई है। ये फिर से जलधाराओं से रिलेटेड प्रश्न है। ये तो हम जानते ही हैं कि जो हमारे प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं वो उष्ण और शीतल जलधाराओं के मिलन स्थान पर होते हैं। दरअसल वहाँ पर प्लैंकटन की संख्या बढ़ जाती है जो पौधों को जो मछलियों के लिए खाना होती है, इसलिए बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर वायु की उपलब्धता भी बढ़ जाती है, इसलिए ये भी सही होगा। तापमान उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, तो हमारा जो मुख्य होगा वो पहला और दूसरा यही सही होगा, इसलिए सी इसका सही विकल्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीतल जलधाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है? पेरू, जापान, पश्चिमी यूरोप और अलास्का।
चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, आपने देखते ही बता दिया होगा। मुझे नहीं लगता ये प्रश्न किसी का गलत हुआ होगा। पेरू की ठंडी जलधारा इतना चर्चित है, इतना चर्चित है, हमेशा हम उसका जिक्र करते हैं। और जब कभी कभी वहाँ गर्म जलधारा आती है तो क्या होता है? लानिनो या अल्निनो। ठीक है, अल्निनो की स्थिति बनती है और भारतीय मानसून पर प्रभाव डालती है। तो बिल्कुल सही विकल्प होगा पेरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का शीतकालीन तापमान इसी अक्षांश में स्थित पूर्वी यूरोप के तापमान से ऊंचा होता है। कारण, यह महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है, यह समुद्र के निकट स्थित है, यहाँ हल्का हिमपात होता है, यह गल्फ स्ट्रीम के ऊपर प्रवाहित होने वाले पछुआ पवन से प्रभावित क्षेत्र है। तो जल्दी बताइए। ये भी दरअसल समुद्री धाराओं से संबंधित प्रश्न है। अगर आपने समुद्री धाराएं ठीक से की होंगी तो आप इसे बता पाए होंगे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और ये है डी, यह गल्फ स्ट्रीम प्रवाह के ऊपर प्रवाहित होने वाली पछुआ पवन से प्रभावित होता है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म धारा है और उसकी वजह से यहाँ पर पछुआ पवनों के जो उसके ऊपर से हवा गुजरती हैं वो गर्म हो जाती हैं और वो उस एरिया को भी गर्म रखती हैं। चलिए, तो आज का क्विज समाप्त होता है। कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हम आज के लिए इतना ही। ये आपकी उत्तर शीट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप चाहते हैं ये पूरा आपको PDF फॉर्म में मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारी डेली करंट अपडेट्स आपको मिलती हैं रोज़ सुबह 6 बजे। तो आपको अगर डेली करंट अपडेट्स चाहिए, आप सुबह 6 बजे आपको मिल जाएंगे। हमारे 7 दिन क्विज़ होते हैं और इन क्विज़ का जो शेड्यूल है वो ये है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं। ये आपका शेड्यूल है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।